1983 में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती थी। तो उसके करीब 11 साल बाद तक यानी कि 1994 तक एक आम आदमी को यह तक नहीं पता था कि एक क्रिकेट मैच फिक्स भी हो सकता है। इंडिया के अंदर लोग क्रिकेट को पूजते हैं, अगर मैच हार जाए तो कई लोग तो खाना तक नहीं खाते हैं। और वहां पे ऐसी चीजें जब सामने आई थी तो आम जनता में बहुत गुस्सा फूटा था। पकड़ने तो ये लोग दाऊद इब्राहिम को गए थे, लेकिन इनके हाथ में आईपीएल की मैच फिक्सिंग लग जाती है। और जब लोधी रोड पुलिस स्टेशन में इस चीज का पता चलता है तो पुलिस इस पूरे रैकेट की फोन रिकॉर्डिंग सुनना स्टार्ट करती है। अब क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मामला था तो पुलिस को बहुत ही सॉलिड प्रूफ इकट्ठे करने थे। इधर चुपचाप दिल्ली पुलिस रिकॉर्डिंग सुन रही थी, दूसरी तरफ सेम टाइम पे महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल राकेश मारिया को इंफॉर्मेशन आती है कि एक नंबर से पाकिस्तान में बार बार कॉल जा रही है। और जब इस कॉल को ट्रेस किया गया तो ये नंबर निकलता है आईपीएल के अंपायर जो कि पाकिस्तान से थे, असद रौफ का। लेकिन मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों सेपरेट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और दोनों टीमें एक दूसरे से कुछ भी शेयर नहीं कर रही थी। थोड़ा जो क्रेडिट लेने का गेम होता है वो भी चलता है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उस वजह से दोनों सेपरेट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो इधर दोनों तरफ रिकॉर्डिंग चल रही थी और डेट आती है 5 मई 2013। राजस्थान और पुणे वॉरियर का मैच था जयपुर के अंदर और कॉल रिकॉर्डिंग में अजीत चंडीला और अमित सिंह की बात चल रही होती है, जिसमें अमित सिंह जो कि एक फिक्सर था उसने अजीत चंडीला को बोला कि अपने सेकंड लास्ट ओवर में 14 रन से ज्यादा देने होंगे और अजीत चंडीला कहते हैं कि ऐसा ही होगा। अगले दिन मैच होता है और सेम वैसा ही होता है। अजीत चंडीला ने 14 रन तो दिए, लेकिन अजीत चंडीला सिग्नल देना भूल गए। तो जो फिक्सर था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि ये लोग पैसा नहीं लगा पाए थे। आगे की कॉल रिकॉर्डिंग में ये भी आया था कि ये जो फिक्सर था ये अजीत चंडीला से पैसे वापस मांग रहा था कि तुम्हारी वजह से नुकसान हो गया। ये सारा डिस्कशन जो दिल्ली पुलिस थी वो रिकॉर्ड कर लेती है। अब इसके 4 दिन बाद 9 मई 2013 को राजस्थान और पंजाब का मैच था। पुलिस अपनी रिकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन इस बार जिस आदमी का नाम आता है सामने उसको सुन के दिल्ली पुलिस भी शॉक्ड हो जाती है। ये लोग जीजू जनार्दन जो फिक्सर था उसको ट्रेस कर रहे थे और रिकॉर्डिंग से पता चला कि जीजू जनार्दन श्रीसंत से कहता है कि सेकंड लास्ट ओवर में ज्यादा रन देने हैं और सिग्नल भी देना है। एक तो टावल लगा लेना और जो ओवर करने से पहले वार्म अप करते हैं उसको थोड़ा लंबा करना ताकि पैसा लगाने का टाइम मिल सके हम लोगों को। जो फ्रंट पर रहने वाला एक शख्स जो अरेस्ट हुआ है, जीजू नाम का आदमी है, उसकी और एक बुकी है, इनके आपस का कन्वर्सेशन है जिसमें ये डिसाइड हो रहा है श्रीसंत अपने स्पेल के दूसरे ओवर में 14 रन या 14 से ज्यादा देगा। दिल्ली पुलिस ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेती है और नेक्स्ट डे मैच में बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन अजीत चंडीला लास्ट टाइम की तरह गलती नहीं करते हैं। पहले वो प्रॉपर 2 बार टी शर्ट उठा के सिग्नल देते हैं, उसके बाद रन देते हैं। भाई इंडिकेशन क्या दोगे? जिसपे अजीत चंडीला ने बताया कि भाई ओवर शुरू करने से पहले अपनी दोनों टी शर्ट ऊपर उठाऊंगा और उसके बाद फिर नीचे करूंगा और फिर मैं ऊपर की ओर देखकर अपना ओवर शुरू करूंगा। इसके बाद 15 मई को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई और राजस्थान के मैच में फिर से जो सिग्नल अंकित चौहान को देना था वो दिया जाता है। अपने सेकंड लास्ट ओवर में जो रन सेट हुए होते हैं वो दे दिए जाते हैं। अब यहां से पुलिस के पास काफी सबूत इकट्ठे हो गए थे और पुलिस डिसाइड करती है कि अब इनको पकड़ा जाएगा। 15 मई को जैसे ही मैच खत्म हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस की काफी बड़ी टीम एक साथ दिल्ली और मुंबई में रेड मारना स्टार्ट करती है। एक टीम जितने भी क्रिकेटर थे जैसे श्रीसंत, अजीत, अंकित, इनको पकड़ने निकलती है और दूसरी टीम ये जितने भी सटोरी थे उनको पकड़ने निकलती है। 15 मई की रात को श्रीसंत मुंबई के होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में थे और जब पुलिस उस होटल में पहुंच के श्रीसंत के रूम में जाती है तो वहां पे श्रीसंत के साथ फिक्सर जीजू जनार्दन भी थे और 2 लड़कियां भी थी। इनके रूम से 72,000 कैश मिलता है, डेटा कार्ड, इंग्लिश और मलयालम में श्रीसंत के हाथों से लिखी हुई एक डायरी मिलती है, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिलते हैं। अब यहां से पुलिस इनको उठा के होटल ट्राइडेंट जहां पे राजस्थान की पूरी टीम रुकी हुई थी वहां ले जाती है और उस पर्टिकुलर टाइम पे मॉर्निंग के 5 बज रहे थे। पुलिस वहां पे जाके राजस्थान रॉयल की टीम के सीईओ रघु अय्यर को वारंट वगैरह दिखा के बताती है कि श्रीसंत को हमने अरेस्ट किया है, वो गाड़ी में है, अजीत और अंकित को हमको और अरेस्ट करना है, फिक्सिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और इसके बाद पुलिस रूम में रेड मार के दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बाद राजस्थान टीम के कैप्टन, कोच, सीईओ, ओनर, आईपीएल के हेड सबको पता चल जाता है और ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग खुद ही सबको बता देते हैं, क्योंकि पूरे मीडिया में किसी भी खिलाड़ी का नाम उछाल दिया जा रहा था, किसी भी ओनर का नाम उछाल दिया जा रहा था। तो इस वजह से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक डिटेल मीडिया को बता देते हैं। अब दिल्ली पुलिस की तो बहुत वाहवाही होती है और मुंबई पुलिस के लिए बहुत ही शर्म की बात थी कि उनको कुछ हवा ही नहीं लगी कि उनकी सिटी में चल क्या रहा है। लेकिन इसके बाद मुंबई पुलिस भी हरकत में आती है और पाकिस्तान अंपायर असद रौफ की उसमें जो नाम आया वो था बीसीसीआई के जो चेयरमैन थे एन श्रीनिवासन, उनके दामाद और सीएसके टीम के मैनेजमेंट में भी थे वो, जिसका नाम था गुरुनाथ मयप्पन। गुरुनाथ मयप्पन काफी टाइम तक भागते रहते हैं, लेकिन 24 मई 2013 को गुरुनाथ मयप्पन इनको भी अरेस्ट कर लेती है पुलिस। इसके बाद और ट्रेस किया गया, सिंह के पास जो फिक्सर्स के नंबर मिले उनका लिंक पाकिस्तान के बुकीज से निकला। फिर और ट्रेस किया गया तो उसमें उनको एक नंबर मिलता है 1 जून 2013 को, वो नंबर था +92
333-206-4488 ये नंबर था दाऊद इब्राहिम का। और इस खुलासे में तब पता चलता है ये जो पूरा मैच फिक्सिंग का गेम है ये पाकिस्तान से अंडरवर्ल्ड चला रहा है। जुलाई 2013 में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। ये सारी डिटेल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस चार्जशीट में टेलीफोन इंटरसेप्ट्स, वॉइस सैंपल्स रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और कुछ एक्यूज के कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL की रिपोर्ट भी लगाई, जिसमें यह कहा गया कि जो सैंपल दिए गए हैं उनमें से एक आवाज दाऊद इब्राहिम की है। CFSL की रिपोर्ट में कई सारी चीजें लिखी गई थी, जैसे कि बुकीज और क्रिकेटर, अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे जैसे जावेद चटनी और सलमान, इन सब लोगों से बात कर रहे थे जो अभी पाकिस्तान में है। इस चार्जशीट में साफ साफ लिखा था बहुत ही बड़े लेवल पे इंडिया में बेटिंग चल रही है, गली में पान वाले से ज्वेलरी शॉप तक कोई भी बुकी बना घूम रहा है और इस सब का लिंक अंडरवर्ल्ड से है। और ये जितना भी पैसा लगता है मैच के अंदर ये सारा कुछ हवाला के थ्रू सेटल किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लॉ अभी भी इस तरह की फिक्सिंग के लिए उतना स्ट्रांग नहीं है, तो कोर्ट में इन रिकॉर्डिंग के बेसिस पे सजा दिलाना काफी मुश्किल होता है, तो किसी को सजा नहीं होती है। जैसे इन खिलाड़ियों के ऊपर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सबके सब बच गए। एक 10th क्लास के बच्चे तक को पता है कि अगर उसको सट्टा लगाना है तो उसको किसके पास जाना है, लेकिन हमारी पुलिस को नहीं पता है। इसके 3 साल बाद यानी कि ईयर 2000 में साउथ अफ्रीकन टीम इंडिया आती है 2 टेस्ट और 5 वनडे खेलने के लिए। पहला टेस्ट 19 फरवरी 2000 में होना था और आखिरी ODI 19 मार्च 2000 को खत्म होना था। जब ये मैच चल रहा था तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का एक आदमी था सलीम हथेली, जो बेसिकली इंडिया के अंदर फिरौती वगैरह लेता था बड़े लोगों से। तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे सलीम हथेली ने अपोलो टायर और खन्ना ज्वेलर्स के जो मालिक थे उनसे फिरौती मांगी और ये जो दोनों बिजनेसमैन थे इन्होंने फिरौती देने की बजाय पुलिस को जाके बता दिया। पुलिस ने एक प्लान बनाया कि इनकी जो कॉल आ रही है, जो सलीम हथेली इनको कॉल कर रहा है, इसको कंटिन्यू रखवाते हैं ताकि पता चल सके कि इंडिया के अंदर इनके जो लिंक है वो कहां कहां फैले हुए हैं और सलीम हथेली को भी पकड़ सके इससे। ये दोनों बिजनेसमैन जैसा जैसा पुलिस कहती है वैसा कहते हैं, नेगोशिएशन में भी काफी पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें सलीम हथेली यहां तक रेडी हो गए थे कि पैसे की बजाय हमें टायर्स ही दे दो। तो ये सारी चीजें ट्रैक हो रही थी और इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह इनके बीच में जो भी बात होती थी उसका पूरा ट्रैक रखते थे। इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह जब इस पूरी कॉन्वर्सेशन का ट्रैक रख रहे थे तो उनको एक काफी शॉकिंग चीज पता चलती है। ये जो नंबर था जिससे सलीम हथेली इन बिजनेसमैन को कॉल कर रहा था, इनमें से एक नंबर BSNL का फोन नंबर था जिसको बहुत पहले कृष्ण कुमार ने भी यूज किया था। कृष्ण कुमार T सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के भाई थे और गुलशन कुमार की डेथ के पीछे भी अंडरवर्ल्ड का नाम आ गया था। तो पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, इसलिए पुलिस ने BSNL की मदद ली इंडिया के अंदर और कृष्ण कुमार जो करंट फोन यूज कर रहे थे उस फोन को भी टैप कराना शुरू कर दिया। डेली बेसिस पे दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल की ड्यूटी थी कि वो रोटेशनल शिफ्ट लगाएंगे और 24 घंटे दिन रात कृष्ण कुमार का फोन सुनेंगे। अब 19 फरवरी 2000 को साउथ अफ्रीका और इंडिया का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होना था और सारी टीम स्टेडियम से थोड़ी दूर पे एक होटल था, ताज होटल, उसमें रुकी थी। इस मैच से 2 दिन पहले कृष्ण कुमार के दोस्त संजीव चावला लंदन से आते हैं और उनके पास इंडिया का नंबर नहीं था, तो उनके दोस्त कृष्ण कुमार ने अपना नंबर संजीव चावला को दे दिया था यूज करने के लिए। और संजीव चावला भी सेम होटल जहां पे टीम रुकी थी वहीं पे रुकते हैं। ये जो नाम मैं बता रहा हूं संजीव चावला, ये याद रखिएगा, आगे चल के जितनी भी मैच फिक्सिंग हुई है सबकी जड़ यही संजीव चावला से जुड़ी है। तो टेक्निकली 2 कांस्टेबल जिनको कृष्ण कुमार का फोन सुनने के लिए लगाया गया था वो अब संजीव चावला का फोन सुन रहे थे। ये जो दोनों कांस्टेबल थे ये दिन रात ढूंढ रहे थे कि शायद इनमें से कोई अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन मिल जाए, लेकिन कई दिन तक फोन सुनने के बाद इन्होंने ये कहा कि इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है अंडरवर्ल्ड से। ये लोग बस क्रिकेट मैच देखते रहते हैं और पूरे दिन बस यही बात करते रहते हैं कि कैच पकड़ लिया, कैच नहीं पकड़ा, आउट किया। लेकिन इस पे भी जो इनके सीनियर ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि शायद कोई कोड वर्ड हो, तो उस पे भी ये लोग कहते हैं कि कोड वर्ड भी नहीं है, जो लाइव मैच चल रहा होता है उसके हिसाब से ये लोग बात कर रहे होते हैं, तो कोई कोड वर्ड नहीं है इसमें। बीच बीच में बस एक आदमी आता है जो अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलता है और इधर से सब लोग टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते हैं, तो कोई अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन अभी तक नहीं मिला इसमें। इस डिस्कशन के कुछ दिन बाद इनमें से एक कांस्टेबल घर में बैठ के क्रिकेट मैच देख रहा था और इसी बीच में साउथ अफ्रीका के कैप्टन हेंसी क्रॉन्जे कमेंट्री बॉक्स में आते हैं और ऐसी नॉर्मली बात कर रहे होते हैं वो कमेंटेटर से। ये आवाज सुन के जो कांस्टेबल था उसका दिमाग एकदम से घूमता है कि ये तो वही आवाज है जो दिन रात वो बैठ के फोन टैपिंग पे सुनता है। अब ये चीज जब वो आगे बताता है तो इस बात को पुलिस की टीम सीरियसली लेती है और सबसे पहला काम वो ये करती है कि वो दूरदर्शन से मैच की फुटेज मंगवाती है और जो अभी तक फोन रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें से हेंजी क्रॉन्जी का सैंपल लेके उससे मैच कराती है जो एकदम सेम निकलती है। लेकिन इतने सबूत काफी नहीं थे, इसलिए वो और श्योर होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगे और ध्यान से फोन रिकॉर्डिंग सुनी। जो बात ये लोग फोन पे करते थे नेक्स्ट डे वही सारी चीजें मैच में होती थी, जैसे प्लेइंग 11 कौन होगा, टॉस कौन जीतेगा, पहले ओवर कौन फेंकेगा, ये सब नेक्स्ट डे में एज इट इज होता था। और जो इतने टाइम से पुलिस रिकॉर्डिंग कर रही थी, 14 मार्च 2000 को पुलिस फोन सुन रही थी और इधर से आवाज आती है
हेलो हाय हेंजी। और इसके साथ साथ जो बात हो रही थी उस फोन रिकॉर्डिंग पे जो रूम नंबर मेंशन हुआ था होटल का, वो भी हेंजी क्रॉन्जे का था। इसके बाद पुलिस इस चीज को लेकर तो कंफर्म हो जाती है कि उधर से जो बात कर रहा था वो आदमी साउथ अफ्रीका टीम का कैप्टन हेंजी क्रॉन्जे है और इंडिया के अंदर मैच फिक्सिंग चल रही है। तो एक्चुअल में अपोलो टायर्स और खन्ना ज्वेलर्स का एक्सटॉर्शन की केस की इंक्वायरी करते करते पुलिस के हाथों गलती से संजीव और हेंजी क्रॉन्जे लग गए और इंडिया का पहला बड़ा मैच फिक्सिंग का केस एक कोइंसिडेंस से पकड़ा गया। अब देखिए, पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि उनके पास सारे सबूत आ तो गए थे, जिसमें संजीव चावला, हेंजी क्रॉन्जे, हर्षल गिब्स, निकी, पीटर स्ट्रेडॉम के नाम थे। लेकिन अगर पुलिस उसी टाइम केस फाइल करती तो इंक्वायरी के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को अरेस्ट करना पड़ता और ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो जाता, जिसमें दो देशों की रेपुटेशन आमने सामने आ जाती। इसलिए पुलिस ने डिसाइड किया कि वो सीरीज खत्म होने का वेट करेंगे और उसके बाद सारे प्रूफ सामने रखेंगे। लेकिन इसके चक्कर में एक नुकसान होता है पुलिस को। पुलिस के हाथ से संजीव चावला निकल जाता है। जो फाइनल ओडीआई की डेट थी उससे 4 दिन पहले संजीव चावला लंदन वापस चला जाता है। हालांकि आगे चल के 2020 में उसको इंडिया लाके तिहाड़ जेल में डाला जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे तो वो बच के निकल गया था। तो इधर पुलिस सीरीज खत्म होने का वेट तो कर रही थी और फोन भी सुन रही थी साथ साथ में। और उसी टाइम पे उनको संजीव और हेंजी क्रॉन्जे का एक डिस्कशन सुनाई आता है, जिसमें हेंजी क्रॉन्जे ने कहा कि डोंट वरी, निकी, हर्षल गिब और पीटर जो हैं वो 20 रन से ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो दूसरी तरफ से संजीव चावला ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की तो उस केस में क्या होगा। इधर से हेंजी क्रॉन्जे कहते हैं कि आप टेंशन ना लो, उस केस में भी इंडिया 250 रन से ज्यादा नहीं बनाएगी। और अगले दिन मैच होता है तो इंडिया पहले बैटिंग करती है और 248 रन ही बना पाती है। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम खेलने आती है। हर्षल गिब्स एग्जैक्ट 90 रन पे आउट हो जाते हैं, निकी 14 रन पे आउट होते हैं और पीटर जो थे वो 1 रन बनाते हैं। लेकिन उसके बाद भी साउथ अफ्रीका टीम मैच जीत जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ रिएक्ट नहीं करती है और सीरीज खत्म होने का वेट करती है। मार्च के एंड में पुलिस केस फाइल करती है और मीडिया को भी सारे सबूत देती है और इधर इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों देशों में हंगामा शुरू हो जाता है। इसके बाद 8 अप्रैल 2000 को यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका UCBSA की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में हेंजी क्रॉन्जे कहते हैं कि जितनी भी चीजें बोली जा रही हैं सारी की सारी झूठ है। लेकिन इन सारी स्टेटमेंट से काम चलता नहीं है। साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है वो एक इंक्वायरी शुरू कर देती है और हेंजी क्रॉन्जे के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है। सारे सबूत इनके खिलाफ चले जाते हैं। तब जाके हेंजी क्रॉन्जे मानते हैं कि उन्होंने फिक्सिंग की थी और उन्होंने बोला कि आई फेल्ड इन माय मॉरल एंड प्रोफेशनल ड्यूटीज, आई वाज नॉट ऑनेस्ट एंड आई अपोलोजाइज। I failed in my moral and professional duties. I was not honest and I apologize unreservedly. AP आर्काइव करके एक YouTube चैनल है, इन्होंने क्रॉन्जे क्रिकेट इंक्वायरी नाम से कई सारी ओरिजिनल वीडियोस डाली हैं हेंजी क्रॉन्जे की। उस कोर्ट में जो भी इंक्वायरी हुई, जो उन्होंने बोला और उन्होंने कैसे कैसे एक्सेप्ट किया, कई बार वो रो भी रहे थे, वो सारी चीजें इसमें डाली हुई हैं। इसके बाद डेट आती है 15 जून 2000, जिस दिन सबसे बड़ा बॉम्ब फूटता है इंडिया के अंदर। हेंजी क्रॉन्जे कहते हैं कि हाँ, मैंने पैसे लिए और पहली बार मुझे MK गुप्ता यानी मुकेश गुप्ता से मोहम्मद अजरुद्दीन ने मिलवाया था। उस टाइम पे MK गुप्ता ने मुझे $30,000 दिए और मैच हार जाने को कहा और टीम की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जैसे कि टॉस कौन जीतेगा, पहले बॉल कौन करेगा, ये सब शेयर करने के लिए MK गुप्ता ने $50,000 दिए। इसके बाद फैंस का गुस्सा पूरे इंडिया के अंदर बहुत तेजी से फैला और ये पूरा केस CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। तो पहले तो MK गुप्ता अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो पकड़ा जाता है। अब इंक्वायरी की शुरुआत में MK गुप्ता कहता है कि मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा प्रेशर बनाने के बाद तो वो सारी कहानी डिटेल में बताता है, जो कि मैं वर्ड बाय वर्ड आपको बताने वाला हूँ। देखिए, MK गुप्ता एक बैंक का एम्प्लॉय था। ईयर 1988 के टाइम पे ये नॉर्मल पंटर था। देखिए, जो लोग मैच में पैसा लगाते हैं उनको पंटर बोला जाता है। तो MK गुप्ता बैंकिंग आवर्स में जॉब करता था और उसके बाद पैसे लगाता था। ये काफी टैलेंटेड था और पढ़ा लिखा था, जो कि इस फील्ड में बहुत ही कम मिलते हैं। तो इसकी काबिलियत को अंडरवर्ल्ड ने पहचान लिया और इसको एक अलग सा काम दिया। इसको काम दिया गया कि जो लोकल मैच होते हैं इंडिया के अंदर, जैसे रणजी वगैरह, इनको जाके देखो, इसमें से जो टैलेंटेड प्लेयर्स लग रहे हैं, आगे खेल सकते हैं इंडिया के लिए, उनसे नजदीकी बढ़ाओ ताकि आगे चल के हमारे काम आ सके। और MK गुप्ता बिल्कुल एज इट इज करता है। वो लोकल मैचेस जितने भी होते थे उनको देखने जाने लगा। 1988 में दिल्ली के अंदर रामचरण अग्रवाल टूर्नामेंट हो रहा था, जिसमें अजय शर्मा नाम का एक यंग प्लेयर था। वो काफी अच्छा खेल रहा था उस टाइम पे और काफी टैलेंटेड था, लेकिन काफी गरीब परिवार से था। तो इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद MK गुप्ता उससे जाके मिलता है, बात करता है, उसको कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और 2000 रुपए भी देता है और कहता है कि कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। इसके बाद जो किट वगैरह होती थी, जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प होती थी, MK गुप्ता जो था वो उसको टाइम टू टाइम करता था। और 2 साल बाद यानी
यानी कि 1990 में अजय शर्मा का इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाता है। और जैसे ही अजय शर्मा का सिलेक्शन होता है, सेम सीरीज जो न्यूजीलैंड में हो रही थी, उसी सीरीज से अजय शर्मा एमके गुप्ता को इन्फॉर्मेशन देने लगता है और दोनों पैसा कमाते हैं। और जब ये न्यूजीलैंड का टूर चल रहा था, उस पर्टिकुलर टाइम पे अजय शर्मा का जो रूममेट था वो था मनोज प्रभाकर। अजय ने जो स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से अजय कह रहा था कि वो तो नया था, उसको सारी इंफॉर्मेशन मनोज प्रभाकर बताते थे। सीबीआई की रिपोर्ट में लिखा था कि मनोज प्रभाकर को चौड़े टायर वाली मारुति जिप्सी चाहिए थी, तो एमके गुप्ता ने कहा कि अगर वो अरविंदा डिसिल्वा से मिलवा देंगे तो वो जिप्सी उनको मिल जाएगी। और आगे चल के वो ऐसा ही करते हैं, वो मिलवा देते हैं और उनको वो जिप्सी मिल जाती है। अब जब सीबीआई की इंक्वायरी मनोज प्रभाकर पे पड़ी तो उसमें उन्होंने कहा कि 1992 में जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज वाली डील हुई थी उसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे और 1994 के सिंगर कप में कपिल देव ने 25 लाख का ऑफर दिया था मैच हारने के लिए। और आगे चल के 1991 में दिल्ली बॉम्बे रणजी ट्रॉफी का जो क्वार्टर फाइनल था उसको भी फिक्स करवाया। दिल्ली जानबूझ के हार गई, अजय शर्मा भी उस टाइम पे दिल्ली की टीम में था, तो और आसानी हो गई थी। अब इंक्वायरी में इन्होंने आगे ये बताया, अजय शर्मा को मोहम्मद अजरुद्दीन बताते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड एक फैशन शो करवा रही है, उसके लिए उनको 1 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत है। अजय शर्मा ने कहा कि एक आदमी है एमके गुप्ता नाम का, वो इतने पैसे का अरेंजमेंट करा सकता है। इसके बाद अजय शर्मा जो थे वो अजरुद्दीन और एमके गुप्ता की मीटिंग फिक्स कराते हैं ताज पैलेस दिल्ली में। और एज पर सीबीआई रिपोर्ट इस मीटिंग में अजरुद्दीन कहते हैं कि मैं एग्जैक्ट मैच बता दूंगा कि कौन सा इंडिया हारेगी और कौन सा जीतेगी। और इस डील के लिए अजरुद्दीन को 50 लाख रुपए एडवांस मिल जाते हैं और 50 लाख रुपए काम होने के बाद मिलते हैं। सीबीआई की इंक्वायरी में एमके गुप्ता ने बताया कि अजरुद्दीन ने कंफर्म बोला था कि इंडिया टाइटन कप हारेगी, उसके हिसाब से मैच में पैसे लगे थे। मैच शुरू होता है, अजरुद्दीन 1 रन पे आउट हो जाते हैं, अजय जडेजा रन आउट हो जाते हैं। सब कुछ एज पर प्लान चल रहा था, लेकिन सचिन तेंदुलकर अकेले ये पूरा का पूरा मैच जिता देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है इन फिक्सर्स का। इनफैक्ट इस पूरे प्रोसेस में जहां फिजियो तक शामिल था, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देके पैसे लेने के लिए, जिसमें सचिन तेंदुलकर और सनत जयसूर्या ने साफ मना कर दिया था ऐसा कुछ भी करने को। सीबीआई ने सचिन तेंदुलकर को भी बुलाया था, तो वहां पे सचिन ने कहा कि अजरुद्दीन अपना 100% नहीं दे रहे थे, टीम की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था स्लो खेलने के लिए। उसके बाद भी मनोज प्रभाकर और नयन मोंगिया बिना किसी वजह के स्लो खेल रहे थे, जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर मैच के बाद उनसे गुस्सा भी हो गए थे और उनसे बात भी करना बंद कर दी थी। ये सारी पूछताछ करके सीबीआई ने अजरुद्दीन को बुलाया। एज पर सीबीआई शुरू में तो अजरुद्दीन ने मना किया, ये सब कुछ भी नहीं किया उन्होंने ऐसा बोला। और जब सीबीआई ने प्रॉपर्टीज के पेपर दिखाया, कार की लिस्ट दिखाई और कहा कि बगल वाले रूम में एमके गुप्ता बैठे, अगर आप नहीं मानोगे तो उनको बुला के हम सामने कंफर्म करा देते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अजरुद्दीन मान गए। और यही नहीं, सीबीआई ने अजरुद्दीन के कॉल रिकॉर्ड वगैरह भी निकलवाए। अजरुद्दीन के कॉल इन सारे सट्टा लगाने वालों के पास गए थे और ये जितने भी पैसा लेके मैच फिक्स करते थे, ताज पैलेस होटल में एक लॉकर खुलवा रखा था जहां पे लोग कैश जमा करते थे। ये चीज एमके गुप्ता ने भी कंफर्म की और जो होटल का स्टाफ था वहां पे, उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया। और दिल्ली पुलिस ने बताया कि कई बार ऐसा भी हुआ कि मैच के दौरान अजय शर्मा अजरुद्दीन को कई बार कॉल करते थे। 21 मार्च 2000 को शारजा कप था, जिसमें इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में, जिसमें अजय ने अजहर को 5 कॉल की और 5 दिन बाद एक और मैच था, उस टाइम पे 7 कॉल की। और इसमें 1-2 लोग नहीं थे, इसमें कई सारे लोग थे जो मैच फिक्सर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। जैसे अजय जडेजा ने चेन्नई के सट्टेबाज उत्तम चंद जैन, जिसको टोपी बुलाते थे, उसके साथ जो इंफॉर्मेशन देके फिक्सिंग की। कॉल बाय कॉल डिटेल्स हैं, एक बार आप पॉज करके पढ़ लेना। बाकी ये सारे पंटर के नाम और एड्रेस हैं जो इनसे कोऑर्डिनेट करके पैसे लगवाते थे, और ये सटोरी थे टोटल जो पैसा लगवाते थे। बाकी ये फॉरेन प्लेयर्स के साथ कैसे पैसे ट्रांसफर हुए और कितने हुए उसकी लिस्ट ये है। बाकी सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू, इन सब के स्टिंग ऑपरेशन करे गए थे, जो तहलका टीवी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, फॉलन हीरो के नाम से पड़े हुए हैं, जहां पे कैमरा छुपा हुआ है और फिक्सिंग का पूरा डिस्कशन ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स साफ साफ बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ होगा। अब देखिए, सारी इंक्वायरी होने के बाद अक्टूबर 2000 में सीबीआई ने 75 पेजेस की रिपोर्ट बनाई और उसको यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर सुखदेव सिंह ढींडसा को सबमिट करती है। इसमें सीबीआई इस नतीजे पर पहुंचती है कि बड़े लेवल पे मैच फिक्सिंग हो रही थी, जिसमें सीबीआई ने 5 इंडियन प्लेयर्स और 9 इंटरनेशनल प्लेयर के नाम लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर मनोज कुमार मुखर्जी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश साल्वे ने कहा, ये जो केस सीबीआई ने बनाया है, ये केस स्टैंड नहीं कर पाएगा कोर्ट में, क्योंकि एक्चुअल में इसको लेके प्रॉपर लॉ ही नहीं है इंडिया में। जो पूरी रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके हिसाब से 4 केस बनाए जा सकते हैं इनके ऊपर। पब्लिक एक्ट 1867 सट्टा खेलने के लिए, सेक्शन 120A आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, सेक्शन 415 आईपीसी चीटिंग के लिए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 करप्शन के लिए।
लेकिन ये जितने भी एक्ट बताए जा रहे थे, ये लोग कोई सट्टा तो खेल नहीं रहे थे, ना ही कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। चीटिंग का केस भी कोर्ट में प्रूव करना आसान नहीं था। कोई स्लो खेल रहा है, वो जानबूझ के खेल रहा है या कैसे खेल रहा है, इस चीज को लेकर सजा दिलवाना आसान नहीं था, जिस हिसाब से सबूत प्रेजेंट किए थे सीबीआई ने। करप्शन एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता था, क्योंकि ये लोग कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। लेकिन इसमें दिमाग लगा के अजहरुद्दीन और अजय शर्मा को सजा दिलवाने की कोशिश हुई, क्योंकि अजहरुद्दीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे और अजय शर्मा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में। लेकिन आगे चल के वो भी हल्के पड़ गए, क्योंकि इन्होंने जो डिसऑनेस्टी की थी वो एज अ पब्लिक सर्वेंट नहीं की थी, बल्कि बीसीसीआई के प्लेयर बन के की थी, इसलिए ये भी हल्का पड़ गया। इसलिए आप देखोगे जब भी फिक्सिंग का केस होता है कोर्ट में, एविडेंस हल्के पड़ जाते हैं और ये लोग बच जाते हैं। बस बीसीसीआई का बैन लग जाता है, उसके बाद ये लोग रियलिटी शो वगैरह करते हैं, लेकिन ये जेल नहीं जा पाते। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाने की कई बार बात हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपकी गली में कोई पत्ते खेलते पकड़ा जाता है, जिस लेवल की सजा उसको होती है, सेम उसी लेवल की सजा ये जो करोड़ों रुपए की फिक्सिंग करते हैं उनके ऊपर भी होती है। जब सीबीआई की रिपोर्ट सबमिट हुई तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जिन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया, उन्होंने कहा कि द लॉ अपीयर्स टू बी हेल्पलेस बिफोर दीस क्रिकेटर्स। ये जो इंसिडेंट हुआ सब कोर्ट में तो बच गए, लेकिन बीसीसीआई को पता था इन्होंने क्या किया था, इसलिए इनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। और इस बैन की वजह से काफी टाइम तक शांति रही और फिक्सिंग के केस नहीं आए। लेकिन 13 साल बाद यानी कि 2013 में आईपीएल आया और रणजी के प्लेयर्स के थ्रू सटोरी फिर से फिक्सिंग करने में कामयाब हुए। और ये जो आईपीएल की फिक्सिंग का केस पकड़ा गया था, ये भी एक कोइंसिडेंस से पकड़ा गया था। एक्चुअली होता क्या कि जनवरी 2013 के स्टार्टिंग में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत सीबीआई ने 42 लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की। इन 42 लोगों के ऊपर एंटी इंडिया एक्टिविटी करने का इल्जाम था। इसमें कई पाकिस्तानी थे, लेकिन मेन इसमें जो थे वो थे दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और संदीप सेंडीत। इनको पकड़ने के लिए सीबीआई काफी दिनों से लगी थी और सीबीआई के हाथ कुछ इंटरनेशनल लगे, जिसकी फोन टैपिंग कराने का काम सीबीआई ने स्पेशल सेल को दे दिया था। इसमें एक पाकिस्तानी नंबर था +92 333 206 4488 और एक दूसरा नंबर था जो कि दुबई से था +97 156 136 3786। और फरवरी 2013 के लास्ट में इन नंबर की फोन टैपिंग स्टार्ट कर दी जाती।